जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और यदि साथी हमारे इस स्ट्रगल के टाइम पर कुछ अच्छा अभी नहीं है, आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करता हूं और मुझे पता है कि एक दिन आप अपनी मेहनत के दम पर वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। ठीक है, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो हमारा रहेगा। साथी हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश को। तुगलक वंश में हम आपका मोहम्मद बिन तुगलक आपको पढ़ा चुके थे, तो आज इसमें तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो राजा हुए अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनके नाम भी जानेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे आपका तुगलक वंश के बाद में एक सैयद वंश आएगा, सैयद वंश। ठीक है, फिर सैयद वंश को हमको पढ़ना है। ये हमारे आज के दोनों टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारा लोधी वंश से संबंधित रहेगी। फिर ये जो बाद में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये एक ही क्लास में 5-6 टॉपिक हो जाएंगे अगले। ठीक है, यहाँ तक के यानी दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो कुछ भी है वो एक क्लास में हो जाएगा, 4-5 टॉपिक अगले। अच्छा बॉस, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की होगी। कल चूंकि आपकी कक्षा नहीं हो पाई, ठीक है, यहाँ आपको जानते ही वो एक फैमिली में कल आपका शादी थी, देर रात तक जागने के बाद में फिर सब आए नहीं, लेट हो गए। तो पिछले कल जो आपकी क्लास नहीं हुई थी उसके लिए रियली सॉरी, उसके लिए माफ़ करना मुझे। और अब कोशिश करेंगे कि क्लास आपकी कंटिन्यू हो। और हमको अगर किसी दिन ज़रूरत भी पड़ेगी, मान के चलो सैटरडे कोई सेशन लगाना है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, तो वो हम आपको बता करके लगा लेंगे, ताकि चीज़ें हमारी सही तरीके से चलती रहें। वैसे उतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत मतलब हिस्ट्री कहने को बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे स्पेसिफिक चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चुनिंदा चीज़ों पर, अगर उन पर आपका फोकस रहेगा तो क्वेश्चन बना पाओगे आसानी से। तो बिना बात किए आज चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। आशीष भाई, अभिषेक, रोहन गुजर, अभिषेक भाटी, सोहना कुमारी, आशकीनी, आस्कीन सॉरी, आस्कीन, अनुभव, संतोष, सौरभ, राहुल, विमलेश, रूही, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। बिना बात किए फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज कहाँ से शुरू होने वाला था? फिरोज शाह तुगलक से। मुझे बताइए, अब तक तुगलक वंश के कितने शासक हो चुके थे? तो पहला शासक आया था जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक रहा। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक आया, जो कि 1325 से 1351 तक था। तो तीसरा शासक आता है इन दोनों के बाद में, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल रहा 1351 से 1388। कुल कितने वर्षों का शासनकाल है? 37 ईयर्स, 37 वर्ष तक उसने रूल किया। और दिल्ली सल्तनत का ये दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है दिल्ली सल्तनत में। यानी कि दिल्ली सल्तनत में क्या सबसे लंबा शासनकाल भैया किसका रहा? वो रहेगा बहलोल लोदी का। वो 1451 से और 1489 तक रूल करेगा, यानी इसके बाद में आएगा। तो वो 38 ईयर्स तक रहा था, इसीलिए उसका पहले नंबर पर है। और फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है दूसरा व्यक्ति। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया, ये इतिहासकार आरसी मजूमदार है, इनका ये कहना है। ऐसा क्यों? देखिए, सिकंदर लोदी क्योंकि उसने भारत में बहुत सारे मंदिरों पर आक्रमण करवाया था, पीर मज़ारों पर जाने की रोक लगवाई थी, यमुना गंगा स्नान पर उसने रोक लगवाई थी लोगों को। तो ऐसे ही काम फिरोज शाह तुगलक ने भी करे थे। तो इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहते हैं। यानी कि सिकंदर लोदी ने जो चीज़ें की वो पहले ही फिरोज शाह तुगलक कर चुका था, इसलिए उसको अग्रगामी कहा गया है। ठीक है, फोर रनर, यानी उसने पहले कर दिया था, सिकंदर लोदी ने बाद में किया। जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब भी आप जानते हैं वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और वो मतलब अपना सारा कानून चाहता था कि शरीयत के अनुसार चले, कुरान के हिसाब से उसका शासन चले। ऐसे ही ये भी था फिरोज शाह तुगलक, ये भी यही चाहता था, लेकिन दोनों में अंतर है। औरंगजेब खुद को ये मानता था कि उसे शरीयत के कानूनों का विशेष ज्ञान है, यानी कि शरीयत के कानूनों पर उसकी पकड़ है। वहीं पर फिरोज शाह तुगलक ये मानता था कि मुझे उतना ज्ञान नहीं है। वह उलेमा जो लोग होते थे, यानी कि मुस्लिम वर्ग के जो विद्वान व्यक्ति होते थे, उनसे सलाह मशवरा किया करता था। लेकिन औरंगजेब ने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, वो खुद को पारंगत समझता था। वो ये मानता था कि वो उसको सारे कानूनों का पता है, वह उन कानूनों का विद्वान व्यक्ति है। तो ये बस अंतर है, बाकी दोनों के दोनों आपका एक कट्टर व्यक्ति रहे अपने धर्म के प्रति। इसको सल्तनत काल का अकबर एलियट ने कहा है।
यानी इसने लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की, आप देखोगे आगे मैं बताऊंगा, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए इसने बहुत सारी उनके सुविधा के लिए कार्य किए, इसीलिए इसको अकबर से तुलना की गई। वास्तविक नाम इसका कमालुद्दीन फिरोज है, ये इसका ओरिजिनल नेम था। ठीक है बॉस, थम्स अप करिए, बात क्लियर है। कौन है ये? गयासुद्दीन तुगलक जानते हो, पहला शासक था जो 1320 में आपका स्थापना करता है तुगलक वंश की। उसका जो छोटा भाई था, यानी गयासुद्दीन तुगलक का भी जो छोटा भाई था उसका नाम था रज्जब, ये उसका बेटा है। कौन? एफएसटी, यानी एफएसटी जीएसटी के छोटे भाई रज्जब का बेटा है, यानी उसका भतीजा हुआ। हाँ जी। माता का नाम बीबी जैला था जो एक हिंदू परिवार से थी। वजीर का नाम था वजीर मकबूल। ये वो व्यक्ति है जिसको कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के अंदर तो बहुत योग्यताएं नहीं थी, लेकिन वो इतने दिनों तक गद्दी पर रह पाया, उसका कारण है मकबूल। कहते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति के अंदर कम योग्यताएं होती हैं लेकिन उसके साथ में लोग अच्छे मिल जाते हैं उसको, और वो लोग इतने डेडिकेटेड लोग होते हैं उसके लिए कि उसका एक साम्राज्य स्थापित करवा जाते हैं और खुद के लिए कुछ चाहते भी नहीं है। ऐसे लोग, मकबूल उन्हीं लोगों में से एक था। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तुरंत, और उसके बाद में जब ये दिल्ली आया। ठीक है, दूसरे राज्याभिषेक के बाद दिल्ली में 21 दिनों का उत्सव मनाया गया था। 2 राज्याभिषेक क्यों हुए, ये सोचने की बात है। देखिए, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने शासन में जो लोग रखे थे वो किस आधार पर रखे थे? योग्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। ये बात हमने आपको बताई थी, बोले यस और नो, सारे लोग बताएं। एमबीटी का जो शासन का आधार था वो क्या था? जिसके अंदर योग्यता होगी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको वही काम मिलेगा। तो इससे हुआ क्या था? इससे हुआ ये था कि जो उलेमा वर्ग था, जो मुस्लिम वर्ग था, वो बहुत नाराज हो गया मोहम्मद बिन तुगलक से। ये तो हिंदुओं को भी उतना ही पूछता है। अब चूंकि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो जो सारा का सारा भार था, जिसको अगर गद्दी पे बैठना था फिरोज शाह तुगलक को, तो इसको उलेमा वर्ग को भी अपने समर्थन में लेना था। तो ये कहते हैं कि जब ये उधर से ठट्टा में जब मौत हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ठट्टा से पैदल आते समय जितने भी सुन्नी संत थे उन सबकी मजारों पर गया। मजार समझते हैं, जैसे हिंदुओं में समाधि होती है, तो ये हिंदू संत जो आपका जितने भी सुन्नी संत थे उनकी मजारों पर गया। तो इससे इस्लाम वर्ग के अंदर एक प्रचार हो गया कि हाँ यार, ये तो हमारी कदर करने वाला व्यक्ति है। तो उन्होंने वापस आके इसकी ताजपोशी की, इसीलिए दूसरा राज्याभिषेक हुआ इसका, बहुत जश्न मना मुस्लिम वर्ग में भी। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है। वाई? बहुत पूछा जाता है। क्योंकि इसने एक फिक्स रेवेन्यू कर दिया था। इसने कह दिया था कि भाई मुझे तो ये 7,65,000 रुपए जो राशि है वो इसने कैलकुलेशन करवाई कि भाई खजाने में कितना पैसा आना चाहिए। सबने बताया जी इतनी जागीरें हैं, यहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा, यहाँ से इतना लगान आएगा, यहाँ से इतना टैक्स आएगा। तो इसने वो एक लिस्ट बना करके सबको सौंप दी कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, आप किसी से कैसे भी लाएं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अब अगर अधिकारियों को छूट मिल जाए और कोई सर्वे करने वाला, आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं हो, तो अधिकारी लूट करेंगे नहीं करेंगे राजा के? तो राजा के अधिकारियों ने खूब जम के लूट मचाई इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि फिरोज शाह तुगलक को एक फिक्स रेवेन्यू चाहिए। भाई मैं तुमसे एक बोल दूं कि भाई 100 रुपए वसूल करके लाओ, चाहे कैसे भी लाओ, तो आप क्या करोगे? 150 की वसूली का प्रयास करोगे और 100 मेरे पास जमा करोगे, 50 अपने पास करोगे, है ना? इसी को इतलाक प्रथा इसके समय कहा गया। तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था, ठीक है, तो भाई राजा करता है ना, उन्नत बीज खरीदे, उन्नत फसल होगी, तो ऋण देता था मोहम्मद बिन तुगलक, तकावी। ये इसने क्या कर दिया? माफ कर दिया किसानों के लिए। सल्तनत काल में इससे पहले 24 टैक्सेस थे तरह तरह के, सब खत्म कर दिए इसने, सिर्फ 4 टैक्स लगाए। खराज यानी जो भूमि कर लगता था 1/6। आपको याद है मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना कर दिया था? सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कितना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी आपको याद है वो 50% लेने लग गया था, आधा। इसने उसको 1/6 किया अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए। और भाई खुश होंगे ना लोग अगर उनको एक छठा हिस्सा देना पड़ रहा, और एक समय पे आधा हिस्सा देना पड़ता था। जकात एक मुस्लिम कर होता था,
जो मुसलमानों से वसूल किया जाता था, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए मुसलमानों पर ही खर्च किया जाता था। मुस्लिमों से लेंगे, यानी आप यदि कैपेबल है तो आप ये दीजिए, ये आपके ही कल्याण पर खर्च होगा। जजिया कर इसने ब्राह्मणों पर लगाया, इसने हिंदुओं को जिम्मी कह दिया। आपको पता है, अब से पहले बहुत सारे राजाओं ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादातर राजाओं के यहाँ राजपुरोहित थे, तो उसे एक वर्ग की नफरत ये मुस्लिम शासक नहीं झेलना चाहते थे। लेकिन जब जजिया कर लगा ब्राह्मणों पर, तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और इकट्ठे होकर के वो पहुंचे और कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो ये बहुत पूछा जाता है, ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था। खुम्स कर जो लूट का धन होता था, अलाउद्दीन खिलजी कितना लेता था, 4/5, 80%। इसने बोला 1/5, बस 20% लेंगे। अरे परसेंटेज निकालना तो आता होगा ना सबको, गुणा 100, 5, 20, बजाओ ताली। सिंचाई कर, इसने क्योंकि लोगों के लिए नहरें खुदवाई, तो इसने एक सिंचाई का एक टैक्स भी लिया, जिसको कहते हैं हबे सर्व। हबे सर्व कर किसने लगाया था, पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने। कितना लिया, जितनी भी आप उपज करेंगे उसका 1/10। भाई आज भी तो जैसे आप अपनी ट्यूबवेल चलाते होगे तो बिजली का बिल देते होगे, जाता है कि नहीं जाता है। हाँ, ऐसे ही इतलाक प्रथा ये वही है वसूली के लिए जो इसने शुरू की थी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार ने जन्म लिया। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया। मुझे बताएं, एकता सबसे पहले किसने शुरू की। अगर भारत की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने, लेकिन उसके बाद में आपको याद है बलबन ने क्या बोला था, कुछ को नगद वेतन दे देते हैं। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्थायी कर दिया था। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसको फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया हेरिडिटरी, अर्थात वंशानुगत। हेरिडिटरी का मतलब क्या था, इसने बोला यदि आप एक समय पे सेना में काम कर रहे हो और मान के चलिए आप सेना में काम करते हो शहीद हो गए, मतलब आप नहीं वो जो सेना उस समय काम करती थी, तो आपके बेटे की वो वो जो इक्ता है, यानी जो जमीन का टुकड़ा है, वो आपके बेटे का रहेगा। आपके बेटा नहीं है तो आप चाहे अपनी बेटी को दे दें, अपने दामाद को दे दें, तो वंशानुगत कर दिया। जैसे आज की संपत्ति है तो किसको मिलेगी, अगले उत्तराधिकारी को मिल जाएगी, यानी आपकी विरासत के हिसाब से वो चलती रहेगी। इसको विरासत का सिद्धांत कहा गया। इससे राज्य के ऊपर बहुत दबाव पड़ा, क्योंकि जो लोग सेना में काम नहीं कर रहे थे, मान के चलो पहले अपाहिज हो जाता था कोई, तो उसको इक्ता नहीं मिलता था। अब वो अपाहिज भी होगा तो भी वो भूमि का अधिकारी होगा। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, राज्य के ऊपर एक बोझ बढ़ जाएगा ना भाई। एक तो वो लोग, उनको भी इक्ता दिया जा रहा है जो सेना में नहीं है, फिक्स है उनको, तो जो उनके पिताजी को मिल गया तो बेटे को मिलेगा, पोते को मिलेगा। एक जो नए भर्ती हो रहे होंगे सेना में, उनको भी देना जरूरी है। एक वो है जो सेना में काम नहीं कर रहे, उनके पास फिकता है। तो राज्य पे वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा राज्य का, हाँ या ना। ये भी एक कारण रहा। इसके समय में सर्वाधिक दास थे, जो स्लेव्स होते हैं जिनसे काम कराते थे। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी इसी खर्च की वजह से। भित्ति चित्रकारी, इसको बोलते हैं मुराल पेंटिंग। दीवारों पर आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में जैसे पहले कच्ची दीवारें रहती थी तो उन पर पेंटिंग होती थी, फूल पत्ती कुछ बना लेते थे। बोलो हाँ या ना, हाँ जी भैया। इसको बोलते हैं भित्ति चित्रकारी। अब आजकल भी वॉलपेपर्स लगने लग गए हैं अब, तो वो पहले दीवारों पर भित्ति चित्रकारी होती थी। सोने चांदी के बर्तन इसने बंद कर दिए। महिलाओं को पीर मजार पर जाने से रोक, इसलिए इसकी सिकंदर लोदी की तुलना की जाएगी इससे। इसने 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झीलें, 150 कुएं खुदवाए। अद्धा और बिख नाम के सिक्के इसने चलवाए, जो कि तांबा और चांदी के बने थे। बहुत पूछा जाता है अद्धा और बिख करेंसी किसने चलाई थी। एकता प्रथा इसने शुरू की। इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए कि लोगों को रोजगार मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इसके समय पर सर्वाधिक दास थे, यानी स्लेव्स बहुत ज्यादा थे, तो स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए या नहीं। जैसे कि थल सेना के लिए आज हमारा आर्मी है, उसमें एक हायरार्की होगी, ऑफिसर्स होंगे। पुलिस में भी अधिकारी होंगे। तो मतलब कि एक तंत्र होता है चीजों को नियंत्रित करने के लिए। तो दासों पर नियंत्रण के लिए दीवाने बंदगान था। दास कहां से आएंगे, भर्ती कैसे होंगे, वो अर्जे बंदरगान है, यानी अर्जी लगेगी पहले। दीवाने खैरात, खैरात में मिला तुमको, दान बोलते, दान के लिए, मुस्लिम लड़की और विधवाओं की मदद के लिए था। बहुत ज्यादा पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक के समय दारुल सफा क्या था। ऑप्शन दे देगा आपको, स्कूल था, अस्पताल था, एक आपका धार्मिक केंद्र था, और दीवान इस्तिहाक, ये वृद्धों को पेंशन देता था। ये जो वृद्ध लोग हैं उनको दीवान इस्तिहाक।
दीवान रिसालत, आप राजा से शिकायत कर सकते हैं, फॉर पब्लिक कंप्लेंट्स था। आज भी जैसे होता है, आप पोर्टल पे अपनी शिकायत लिख सकते हो, हालांकि सुनवाई कोई नहीं होती है, वो शिकायत लिख के छोड़ दो, दिखाने की चीजें हैं सब। दीवान मुस्तखराज, लगान वसूलने के लिए था, जो किसानों से लगान वसूलना था। इसने कई नगरों को बसाया और कहा जाता है कि इसने लगभग 300 नगर बसाए, 300, जिनमें कई गांवों को भी गिना गया, क्योंकि जब इसने नदियां खुदवाई, नहरें खुदवाई, तो पानी जब जगह गया तो लोग कहाँ बसते थे पहले से ही, जहां पानी की आपूर्ति होती है, तो नदियों किनारे बहुत सारे लोग बसे, छोटे छोटे गांव भी बसे, तो कुल मिलाकर के उनकी संख्या 300 बताई गई। जैसा कि हिसार है हरियाणा का। फिरोजा शाह कोटला कहाँ पर है, बताएं फटाफट से सारे लोग। जहां पर फिरोजा शाह कोटला मैदान भी है, जिसका नाम अभी क्या हो गया, अरुण जेटली स्टेडियम। जौनपुर उत्तर प्रदेश का, ये मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। अपने भाई को बहुत प्यार करता था मोहम्मद बिन तुगलक को, असीम मोहब्बत। आप भी अपने भाई से उतना प्यार करना। ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मौत हो गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, अपने समय पे आदेश देता था अंग भंग के, यानी आप राजद्रोह का काम कर रहे हैं, राजा के विद्रोह कोई काम कर रहे हैं, या आप दरबार के विद्रोह कोई काम कर रहे हैं, तो पहले राजा अंग कटवा लेते थे, हाथ कटवा दिए किसी के कान कटवा लिए, किसी के नाक कटवा दिए, किसी के पैर कटवा दिए, ये राजा करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने आने के बाद में गद्दी पर वो अंग भंग का कानून जो था वो नष्ट कर दिया था। उसने कह दिया था कि नहीं, इतने कठोर दंड नहीं दिए जाएंगे, इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो बहुत सारे लोगों को दिया गया था दंड। तो ये कहते हैं कि इसने उन लोगों के शिनाख्त करके, उन लोगों की पहचान करके, उनसे सबसे बोला कि तुम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम प्रार्थना पत्र लिखो। सबने कहा पागल है तू, मोहम्मद बिन तुगलक तो मर चुका है। बोला कोई नहीं भैया, लिख दो, क्या जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम प्रार्थना पत्र लिखवाया कि आपने जो हमको दंड दिया, जो हमारा ये हाथ काट दिया था आपने, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लोगों ने कहा यार बड़े पागल आदमी है, हाथ भी हमारा कटा, क्षमा भी हम मांगे, ये तो राजा को मांग। उसने बोला वो थोड़ी जीवित है, तुम जीवित हो ना, तुम मांग सकते हो। लोगों ने कहा हम तो नहीं मांग। बोले पैसा दे देंगे तुमको। तो इसने लोगों को पैसे दिए, अपने भाई के नाम, मरे हुए भाई के नाम क्षमा पत्र लिखवाया। और लोगों को जब पैसे मिल रहे थे, लोगों ने सोचा कि यार पुरानी बात है, छोड़ो ना, किसने किसका हाथ काटा, किसने किसका पैर काटा, कट गया तो कट गया। उनके परिवार वालों ने पैसे ले लिए, बोले भैया लो, हमारे चाचा की गर्दन काट दी थी, ये लो पैसे दे रहे हो ना तुम, हम क्षमा पत्र हम मांग लेते हैं पैसे। ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत कुछ होता है, तुमने अभी हाल ही में देखा होगा। लोग मूक बने हुए हैं, इस देश के करोड़ों लोग बस अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई एक आवाज नहीं उठा सकता है, बोल नहीं सकता कोई। हम दम्भ भरते हैं झूठी देशभक्ति के नाम का। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो लोगों ने पत्र लिखे, बहुत सारों ने मना कर दिया नहीं लिखेंगे, उनको इसने दंड दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के जब वो पत्र इकट्ठा हो गए, तो उनको मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र के पास में रखवाया इसने। बोला भैया ये लो, तुमने जो लोगों को दंड दिया था, उसकी क्षमा भी लोग मांग रहे हो तुमसे, तुम इनको माफ कर दो, पैसे दे। इतना प्यार करता था, उसकी किसी बात को मना नहीं करता था, ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक। बस कहते हैं उसने अपने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था ये पढ़ाई में रुचि ले, लेकिन इसने वो पढ़ाई में रुचि नहीं ली थी। उसके अलावा इसने मोहम्मद बिन तुगलक के सब बातों को माना था। फतेहाबाद यूपी का, ये सब नगर इसने बसाए। इसके समय बर्नी ने, बर्नी किसके समय पर लिख रहा है तारीख फिरोज शाही को, बर्नी ने जो तारीख फिरोज शाही लिखी है वो किसके समय पर लिखी है दोस्त, याद रखना है। तो ये लिखी है, सॉरी, तारीख है फिरोज शाही किसके समय पर, ये आपका फिरोज शाह तुगलक के समय। इसने अपनी आत्मकथा, इसकी आत्मकथा का नाम है फतुहात फिरोज शाही, बहुत पूछी जाती है। इसने चांदी का एक सशगनी सिक्का चलाया था। ऐसे बॉक्स में बंद कर दूंगा तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं होगी ना, बॉक्स समझ जाओगे ना, महत्वपूर्ण है। हाँ जी। बंगाल में इसने अभियान किया। ये मतलब डरता था थोड़ा फिरोज शाह तुगलक, और डरपोक किस्म का शासक था। इसका जो सिद्धांत था वो ये था कि भाई हमारा साम्राज्य विस्तार हो या ना हो, छोड़ो, जितना हमारे पास है उसको सुरक्षित रखो। भाई राजा की क्या उम्मीद होती है कि भाई वो अपने क्षेत्रफल को बढ़ाए, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाए, अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाए,
लेकिन इसका क्या था, नहीं भैया बहुत खतरा है। बहुत कहा जाता है, इसने ये कहा जाता है बंगाल अभियान के दौरान तो जब तलवारें चली तो ये भाग गया था फिरोज शाह तुगलक वहां से। इसने कहा था कि यार एक बात बताओ, वहां जो विपक्षी लोग हैं उनकी महिलाएं बाद में रोएंगी, मैं ये दुख नहीं देख सकता हूँ, उल्टा भाग आया था। ऐसे ही कई बार हुआ। एक अभियान के लिए लोगों ने इसको उकसाया कि भैया चलते हैं अभियान करते हैं उधर उत्तर की तरफ। तो इसने कहा नहीं, मैं अपने सैनिकों को मरते हुए नहीं देख सकता, मैं अपने सैनिकों का रक्त नहीं बहा सकता। तो इस तरह की प्रवृत्ति का शासक था ये। डरपोक किस्म का व्यक्ति था। तो बंगाल अभियान इसने इलियास के विरुद्ध किया था, जिसमें असफल रहा। मैंने कहा था भाग ही आया था, जीत जाता है इसको, लेकिन भाग के आ गया था। जाजनगर उड़ीसा अभियान इसने किया, बहुत पूछा जाता है 1360 में। वहां पर एक शासक थे आपका भानुदेव तृतीय, ठीक है, भानुदेव प्रथम, सॉरी, तृतीय बाद में हुए। इसने क्या किया था वहां पर, जब ये उड़ीसा में गया तो वहाँ पूरी उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर है, 1360 की बात है। तो यहाँ के मंदिर को तोड़कर इसने मूर्तियों को जो है आपका वो मांस तोलने के लिए दे दिया था। नगरकोट अभियान किया इसने 1361 में। यहां मिली पुस्तकों को इसने फारसी अनुवाद अजीउद्दीन खान ने किया, फारसी में ट्रांसलेट कर लिया और बहुत सारी पुस्तकों को इसने जला दिया था, ठीक है। यह अशोक के दो स्तंभों को, अशोक कौन है, आप जब सम्राट अशोक महान अशोक के बारे में पढ़ोगे तो अशोक के आप देखोगे 7 शिलालेख हैं, 14 स्तंभ लेख थे, पिलर्स पर लिखवाई थे उसने अपने कि भाई राज्य में जो लोग हैं उनको किन चीजों का पालन करना चाहिए, जो आदेश थे। तो अशोक के यानी टोपरा में था हरियाणा में, और मेरठ में थे 2 शिलालेख, दोनों को ही उठवा लाया था स्तंभों को। टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ कहाँ लेके आ गया था, दिल्ली लेकर के आ गया था, दिल्ली लेकर के। एफएसटी के बेटे उसके शासनकाल में ही मर गए थे। तीसरा बेटा जो फतेह खान था, फतेह खान, वो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा मारा गया। ये अलग जानकारी है, यानी समकालीन समय में क्या चल रहा था, यानी इसके सामने 2 बेटे मर गए थे इसके। 1368 में मैंने बताया था दिल्ली में बिजली गिर गई थी, बिजली गिर गई थी, कुतुब मीनार को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी आपका किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक, मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक का जो तीसरा बेटा था फतेह खान, उसकी हत्या करी किसने, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने। ये एक ट्री है, आपको सिर्फ देखना है, ये सब एक दूसरे की हत्या करके बैठे हैं, हत्या करके बैठे हैं ये, ठीक है। ये आपका जो दूसरा बेटा था उसका पुत्र है इसका, ये तीसरा बेटा था उसका पुत्र है, ये खुद इसका तीसरा पुत्र है। वो चैन आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको एक बात देखनी है कि जो तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद। अब मुझे बताएं पहला शासक कौन था, सभी लोग पहला शासक एक बार आंसर करें तब आगे बढ़ेंगे। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, पहला शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक था। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये आपका अंतिम शासक था 1395 से 1414, इसी के समय पर भारत में एक आक्रमणकारी आया था तैमूर लंग, तैमूर लंगड़ा। जैसे चंगेज खान का एक खौफ रहा है दुनिया में, उसी तरह से तैमूर लंगड़े का भी बहुत आतंक रहा। बहुत क्रूर था ये, इसने इस तरह की स्टेटमेंट देता था कि भाई एक दिन में हमको विधर्मियों के 50,000 सिर चाहिए, और दिल्ली के पास में इतना कत्लेआम होता था कि 50,000 सिर काट लिए जाते थे, इतना क्रूर था ये। लेकिन उत्तर भारत में आपका सहारनपुर मेरठ के आसपास में सभी जातियां इकट्ठी हुई, एकत्रित हुई, जात पात को उन्होंने भूला, हर एक समाज इकट्ठा हुआ, वाल्मीकि समाज से लेकर के गुर्जर जाट समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, सभी इकट्ठे हो गए, दलित समुदाय, सब ने इकट्ठे होकर के, महिलाओं ने भी अपने हाथ में तलवार ली, और सब ने इकट्ठे होकर के इस कहते हैं कि तैमूर लंग की राह मोड़ दी थी, और तैमूर लंग फिर चला गया था। जब हम इकट्ठे होते हैं बाहरी विपदाओं के खिलाफ में, हर चीज को भूल करके, तब देश सशक्त बनता है, बाहरी आक्रमणकारी फिर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की, किसने, मलिक सरवर ने, इसी का नाम है ख्वाजा जहां। 1398 में तैमूर लंग इसी के समय पर आया, और तैमूर लंग ने खूब मारकाट यहां पर मचाई, ठीक है। तारीख है जो मुबारक शाही है वो याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी है, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है, हम अभी आपको सैयद वंश में बताएंगे। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तैमूर आपका समरकंद क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से चला था, और 1398 में ये आपका, सॉरी 1398 में ये दिल्ली पहुंचा, 98। याद रखेंगे किसके समय आया, और फिर ये अपना उत्तराधिकारी बना के चला गया इनको।
तो हमने आपको बताया अभी तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था, जरा बताएं। आप कहोगे भैया 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश के बाद में आपको याद है गुलाम, गुलामों के बाद में कौन आए थे, खिलजी, खिलजियों के बाद में तुगलक, और फिर आते हैं सैयद और फिर लोदी, GKTSL। तुगलक हम पढ़ चुके हैं, अभी सैयद शुरू करते हैं। सैयदों से कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सैयद वंश का संस्थापक कौन है, बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम अभी बता देंगे आपको। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। भैया ब्लू कलर में जो भी नोट्स में वो नहीं भूलना है, हम सब करके बताएं जी भैया, समझ गए, ठीक है। तैमूर लंग का सेनापति था ये। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को, तैमूर लंग जो था उसने जब भारत से लौटा तो खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार यानी कि जिम्मेदारी दे दी, गवर्नर बना करके। ये दौलत खान को पराजित कर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना, ठीक है। दौलत खान का जो राज था उसको इसने हरा दिया। ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। इसने सुल्तान की कोई उपाधि धारण नहीं की है, कहता था कि हम तो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हैं। बल्कि इसने रैयत आला का मतलब होता है किसानों का सरदार, लीडर ऑफ पीजेंट्स, लीडर ऑफ फार्मर्स, किसानों का सरदार। इसने कौन सी उपाधि धारण की कि भैया मैं तो किसानों का राजा हूं, उनकी सेवा के लिए हूं, किसानों का सरदार, किसानों का सरदार। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई। इसके बाद में मुबारक शाह गद्दी पर आता है। मुबारक शाह 1421 से 1434, जो कि खिज्र खां का बेटा था, खिज्र खां का बेटा। इसने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की, सुल्तान और शाह की। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा, खुतबा का मतलब होता था खुद की प्रशंसा करना, बहुत कराते थे, खुद की प्रशंसा, खुद की प्रशंसा कराए। इसकी जो हत्या थी वो सरवर उल मुल्क जो कि इसका वजीर था उसने कर दी, यानी मुबारक शाह की। इसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था। इसने तारीख मुबारक शाही लिखी, ये याद रखना है। सबसे योग्य शासक इसको कहा जाता है सैयद वंश का। इसने मुबारकबाद शहर की स्थापना की थी, मैंने कह दिया ना आपसे सैयद वंश में ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा शासक आया मोहम्मद शाह, जिसका वास्तविक नाम था मोहम्मद फरीद खान, बस पढ़ के छोड़ देना है, नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के शासनकाल में मालवा का जो शासक था महमूद शाह खिलजी ने 1440 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके पिता फरीद खान अलाउद्दीन आलम शाह थे, ठीक है। और फिर क्या बोलेंगे आपका, वो फिर गद्दी पर आता है। पिता किसके हैं, फरीद खान, पिता हैं फरीद खान आपका मोहम्मद शाह के, इनके पिता हैं। जो फिर गद्दी पर आया ये एक अलग व्यक्ति है, अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से गद्दी पर आया, और यही सैयद वंश का अंतिम सुल्तान रहा। तो पहला कौन है, खिज्र खान, और अंतिम कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह याद रखना है, खिज्र खान याद रखना है, और आपका तारीख मुबारक शाही किसने लिखी, याहिया बिन सरहिंदी ने। तीन बातें आपको भूलनी नहीं है, नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आलम शाह का वजीर था हामिद खान, इसके कहने पर ये आपका आलम शाह दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भाग गया था। इसने कह दिया था यार क्यों खतरे में पड़ते हो, और फिर इसी व्यक्ति ने, हामिद खान जो वजीर था, इसने दिल्ली के समीप में दो जो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, एक तो बहलोल लोदी और एक व्यक्ति था कियाम खान नाम से, उन दोनों को इनवाइट किया था इसने। इसने कहा था आप में से दिल्ली पहले जो आ जाएगा मैं उसके साथ में दिल्ली की गद्दी पर काम करूंगा और उसको दिल्ली की गद्दी पर बिठाऊंगा। तो इसी क्रम में बहलोल लोदी पहुंच जाता है। यानी कि ये जो बाद का जो वंश है आपका, हामिद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। कौन, ये जो अंतिम है आलम शाह। अब ये कहां चला गया, बदायूं चला गया, और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट किसको दे दी, बहलोल लोदी को। मैंने बताया ना दो व्यक्तियों को उसने इनवाइट किया था, कियाम खान और बहलोल लोदी। लेकिन पहुंचा पहले कौन, तो पहले पहुंचा था आपका बहलोल लोदी, इसीलिए किसके फेवर में गया, बहलोल लोदी के फेवर में गया। बात क्लियर है, छोटी सी कहानी है, एक बार रिपीट करिए ये फटाफट से,
सैयद वंश की जो छोटी सी कहानी हमने आपको बताई। पर इस तरह फोकस बनता है, बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करनी चाहिए। अब आ रहा होगा ना मजा, जब 1 to 1 पढ़ोगे, एकदम से फोकस के साथ में पढ़ोगे, अतिरिक्त कोई बात नहीं करोगे, बातें करेंगे। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन सेलेक्ट होके आओगे, उस दिन अधिकार से बोलना भैया बातें करेंगे, उस दिन सब बातें होंगी। अब बीच में तुम कुछ बातें करने लग जाओ, मैं कुछ बातें करने लग जाऊं, और फिर जो फोकस के साथ में पढ़ रहा हो वो कहता होगा कि ये क्या बात करते हैं। कर लिया करेंगे, 10-10 5-5 मिनट की बात वीक में कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस वीक वाली तो हम कर चुके पहले ही, तो अब नहीं करेंगे। चलो जी, अभिषेक कुमार आ गया हो। तो कौन आता है फिर बाद में? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी वंश। लोदी। लोदी वंश। लोदी वंश की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया लोदी वंश का संस्थापक कौन रहा? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी को किसने बुला लिया था? जो अंतिम सम्राट था सैयद वंश का, आलम शाह। आलम शाह ने वजीर को, आलम शाह का जो वजीर था हामिद, उसने बुलवाया इनको। तो इस तरह से लोदी वंश आया। लोदी वंश दिल्ली पर पहला अफगान वंश है, पहला अफगान वंश। दूसरा अफगान वंश आएगा जो आपका शेर शाह सूरी का आएगा, सूरी वंश। अफगान से मतलब क्या है? आपको याद है बलबन ने 3,000 लोग बुलाए थे मेवात क्षेत्र में अटैक के लिए, और जिनका नेतृत्व कर रहा था बहराम खां। बहराम खां, मलिक काला, उन्हीं से होते हुए इनके वंशज है बल्लू उर्फ बहलोल लोदी। याद है ना, मेवातियों के खिलाफ, मेवातियों के दमन के लिए लोहे में रक्त नीति अपनाई थी बलबन ने। कहेंगे जी भैया बिल्कुल हमें याद है। तो ये वही व्यक्ति है, वही अफगान है। और उस समय से सेना में आपका, ऐसे समझो प्रमोशन होते 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 अब इनको मौका मिल गया एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने का। यही मौका सबके पास में आता है। जब आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक दिन आपको नौकरी लेने का अवसर मिलेगा, एक दिन प्रमोशन का अवसर मिलेगा, नौकरी के दौरान अपनी पदोन्नति का ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा, और परीक्षाएं आप पास करेंगे यदि आप एक डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हैं। कई बार स्टूडेंट्स खुद को कमजोर समझ बैठते हैं, उनको लगता है नहीं यार, जो मेरे बराबर में बैठता है वो तो होशियार बच्चा है, मिनटों में सवालों को कर देता है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, मेरा क्या ही होगा। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो। सतत प्रयास। कछुए और खरगोश की दौड़ में कौन जीता था? कछुआ। खरगोश जो बहुत अच्छा दौड़ सकता है, वो भी आराम में कभी ना कभी चला जाता है। आपको बस आराम में नहीं जाना है, आपको ये सोचना है कि मैं लगातार भैया चलता रहूंगा। तो बोलो चलते रहेंगे। संस्थापक। पीडीएफ आपको एडवांस मिल ही रही होंगी, एक दिन पहले देख लिया करो, क्लास में पीडीएफ मिल जाती है आपको अगली क्लासेस की, ताकि आप नोट्स आसानी से बना पाए। जैसे आज क्लास है तो पिछली क्लास वाली में पीडीएफ में जाकर देखना, आपको एडवांस पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि आने वाली क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। संस्थापक बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल है, मैंने बताया पहला। और दूसरे नंबर पर कौन व्यक्ति बताया था मैंने आपको? तो आप कहोगे भैया दूसरे पे आपने बताया था फिरोज शाह तुगलक। बहलोल लोदी, इसकी उपाधि थी बहलोल शाह गाजी। 1451 इसने जौनपुर को जीता। मोहम्मद शाह, इसका जो सेनापति था दरिया खान, बहलोल लोदी से मिल गया। ठीक है, मोहम्मद शाह। बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एफएसटी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ये दरी पर बैठकर शासन करता था। देखिए ये वो नाम है जिन सबके 2 बार राज्याभिषेक हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, इब्राहिम लोदी का 2 बार हुआ, शेरशाह सूरी का 2 बार हुआ, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, फिरोज शाह तुगलक का हुआ, बहलोल लोदी का हुआ। ठीक है, यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा जो बारबक शाह है वो इसके बाद में गद्दी पर बैठे। बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान भी कहा जाता है। सिजेरियन समझ रहे हो? आजकल बच्चे कैसे पैदा होते हैं ऑपरेशन के बाद में, नॉर्मल या सर्जरी से ज्यादा होते हैं, पेट की चीर फाड़ कर दी जाती है। तो आप कहोगे भैया आजकल तो सर्जरी का युग है, क्योंकि अभी खान पान सब कुछ बदल गए हैं। अब ध्यान नहीं दिया जाता है उतना डाइट पर, आयरन की बहुत कमी हो जाती है, सब तरह की चीज़ें हैं, बाहर का खाना है, मेडिकल आपका मेडिसिन बहुत चल रही हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस हो जाएं थोड़े। हमारी बहनें भी कभी ना कभी किसी बच्चे को जन्म देंगे, हमारे घर में भी भाभी हों, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार हो, बेटी हो कभी भी, तो हम सबको उसके लिए भी अवेयर होना है।
एक पहले ऐसा नहीं होता था। अभी क्या है, सब लोग सब कुछ खाते हैं। अब तुम क्या खा रहे हो बाजार में जाके, चिल्ली पटाटो फलाना ढिकना, वो सब डाइट्स जो कुछ भी है, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये सब आपको तो छोड़िए, आपकी आने वाली नस्लों को भी खराब कर रहे हैं। आपकी आनुवंशिक जड़ें खराब हो जाएंगी जो पहले से थी। आपके आने वाले बच्चों को आप क्या देंगे, आने वाली पीढ़ी को आप क्या देंगे हेल्थ के रूप में? आप खुद ही अपनी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य के लिए अवेयर होइए। ये देखिए कि आप इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करोगे जो कि नुकसानदायक है। सभी यूथ को आप देखिए, आज का जो यंग जनरेशन है वो सब किधर जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है सारा। तो आपको एक बेहतर दुनिया भी बनानी है, एक नशे मुक्त संसार की कल्पना करनी है आपको। खुद को एक व्यक्तिगत नशे मुक्त जीवन की तरफ आपको लेके जाना है। खुद को एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आपको लेके जाना है। खुद को एक अच्छी डाइट की तरफ। परिवार का हर सदस्य आपका एक अच्छा है, अच्छे से खाना खाए। अच्छे से खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मान के चलो पैसे नहीं है जी हम ड्राइव, जो है वो लिमिटेड। मतलब अपने अंदर खराब चीज़ों को ना भेजें, जहर को ना भेजें, केमिकल्स को ना भेजें, मिलावट को अपने अंदर ना भेजें। तो ऐसे पहले बहुत कम होता था कि सर्जरी से हो, तो ये द्वितीय सर्जरी बोलते हैं ना, द्वितीय सिजेरियन सर्जरी द्वारा पैदा हुआ बहलोल लोदी। इससे पहले भारत में कोई नहीं है। मतलब कि द्वितीय तो ये पहले एक ही है सिर्फ, और कोई नहीं है। पहला बोलते हैं आपका, पहले थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य क्या खिलाते थे वो? धीमा स्लो पॉइजन खिलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि कोई अटैक हो जाए तो उन्हें बचाया जा सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जगह एक दिन उनकी पत्नी थी दुर्धरा, उन्होंने खाना खा लिया था। खाना खा लिया था तो वो फिर प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी तो मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे बिंदुसार को बचा लिया गया था। बाद में यही बिंदुसार आपका खिलाफ हो गया था आचार्य चाणक्य के, क्योंकि लोगों ने भड़का दिया था कि तुम्हारी तो जो माता की मौत हुई वो इनकी वजह से हुई, आचार्य चाणक्य की वजह से। महान चाणक्य। अंतिम लोग वो चलाते होगे आप, इंस्टा इंस्टा पे मैं रिपोस्ट करता हूँ ना आचार्य चाणक्य की पंक्तियां, वो आपको जागृत करने के लिए हैं, सुना करो उनको। ऐसे नहीं है अब तुम नाच गाना देख रहे होगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आप एक सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी एल्गोरिदम को सेट रख सकते हैं। आप जिन चीज़ों को देखो, कोई भी सोशल मीडिया वो क्या दिखाएगा आपको? आप जिन चीज़ों को, जिस किसी वीडियो को आप 50% से ज़्यादा देखते हैं, उस तरह की वीडियोज़ को ही वो आपको सजेस्ट करने लग जाएगा। आपके पास अभी दुखी अभी आए कोई एक, मान के चलो फिलोसफिकल थॉट आया, एक दार्शनिक आया, एक राजनीतिक विचारधारा आई, आपने उसको सुना, लेकिन आपने क्या किया? फटाक से स्क्रॉल कर दिया। अब आपके सामने कोई डांस करने वाली आ गई एकदम से, अब तुमने पूरी वीडियो उसकी देखी है। या कोई गाड़ी की वीडियो आ गई, कार की, आपने उसको पूरा देख लिया। तो वो समझ जाता है, अच्छा इस आदमी का माइंडसेट ये है कि इसकी डिवाइस ज़्यादा समय इस पर दे रही है। जैसे लोग ये कहते हैं कि यार ये फ़ोन सुन तो नहीं लेता, हमको क्या समझ में आता है, ये हमको वही दिखाता है। वो आपका स्पेंडिंग टाइम देखता है, आप कितना समय खर्च कर रहे हैं। तो आप अगर स्क्रीन पे अपना कुछ सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका समय जाया ही जाएगा। अगर आप वहाँ आपकी एल्गोरिदम अच्छी सेट, आप अच्छी चीज़ों को देर तक देखते हैं, तो उस तरह की चीज़ों के ही सुझाव आएंगे। हिस्टोरिकल थॉट्स आपके सामने आएंगे, पॉलिटिकल थॉट्स आपके सामने आएंगे। समझ रहे हैं? चलो, अंतिम अभियान इसने ग्वालियर के विरुद्ध किया था बहलोल लोदी ने, और इसकी मृत्यु जो हुई 1489 में हुई, और इसका मकबरा है आपका दिल्ली में। ठीक है बॉस, आगे आएंगे। बहलोल लोदी की मौत के बाद में जो गद्दी पर आता है, ये बहलोल लोदी का तीसरा बेटा था सिकंदर लोदी। इसी का अन्य नाम है निजाम खान। बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया था। जिसको वो क्या चाहता था, बारबक शाह को क्या चाहता था बहलोल लोदी, कि उसका जो बड़ा बेटा है बारबक शाह वही गद्दी पर बैठे। ये बहलोल लोदी का तीसरा बेटा गद्दी पर आ जाता है। 1504 में आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी का दोस्त ये भी मत भूलना, बहुत पूछा जाता है इसका शासनकाल जो है, क्योंकि देखिए लोदी वंश में 3 ही शासक होंगे। लोदी वंश में पहला कौन है? बहलोल लोदी, जो 1451 से लेकर के 1489 तक रहेगा, 1451 से 1489। फिर सिकंदर लोदी आएगा जो कि क्या रहेगा, 1489 से 1517 तक। और फिर आएगा आईएल इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी रहेगा आपका 1517 से लेकर के 1526 तक, 1526 तक। 3 ही शासक हैं इसमें। तो पहला याद रखें, दूसरा और तीसरा, और इनके शासनकाल भी। थम्स अप करो जी भैया, बिल्कुल याद रखेंगे जो आप कहेंगे।
आपको फोकस करना है अपने साथ में। और देखो बहुत कमाल पिछले वर्षों में छात्रों ने किया है, टॉपर्स छात्र हैं, इस बार भी आप में से कोई एक टॉपर होगा और इंतजार रहेगा हमें कि आप जब आकर के आपका हाथ मिलाएंगे, जब हमारी बहनें आकर के, भाई आकर के हाथ मिलाएंगे, जब हमारे भाई आकर के हमसे गले मिलेंगे, जब आप अपने सिलेक्शन की मुस्कुराहट हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे, अपनी फैमिली के साथ में आएंगे आप, उस दिन मिल के बहुत खुशी होगी। 1504 में इन्होंने आगरा बसाया और उसी आगरा को इसने राजधानी बना लिया था। ठीक है। मुहर्रम पर ताजिए निकलते हैं, जब लोग खुद को प्रताड़ित करते हैं, आपने देखा होगा, तो उसको इसने बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगाई थी। मैंने अभी बताया था कौन और कौन व्यक्ति था जिसने रोक लगाई थी, जिसको हमने सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा। यानी सिकंदर लोदी से पहले भी ये काम किसने किया था, बताएं फटाफट से। सभी लोग बताएंगे भैया किसने ये काम पहले किया। सारे लोग बताएंगे भैया। हाँ जी। तो कहेंगे भैया इसी ने वो मुहर्रम पर ताजिए निकालने बंद कर दिए थे गंगा स्नान पर, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। मथुरा ज्वालामुखी का मंदिर इसने तोड़ा था, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। इसने भूमि की माप के लिए, मेजरमेंट के लिए, पहले मेजरमेंट उतने अच्छे नहीं थे, गजे सिकंदरी यानी कि 30 इंच का एक स्केल लॉन्च किया था इसने। 30 इंच, 30 इंच बोले तो 12 इंच में 1 फीट होता है, यानी कि लगभग 2.5 फीट का एक क्या गजे सिकंदरी लागू किया। ये जो कविताएं लिखता था वो लिखता था गुलरुखी शीर्षक से, यानी खुद को गुलरुखी लिखता था। सिकंदर लोदी के समय और क्या हुआ, इसी के समय भारतीय संगीत पर जो पहला फारसी ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही, वो लिखा गया। इसी के समय इसका जो वजीर था मियां भुइया, उसने मोठ की मस्जिद यानी दाल की बनी मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। इसका निर्माण कब हुआ था, 1505 में। मियां भुइया ने एक रचना लिखी है फरहंग सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी। सिकंदर लोदी एक ऐसा राजा था जो दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के समकालीन बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, जैसे एक कबीरदास हुए। कबीरदास की रचनाएं साखी सबद रमैनी। हालांकि कबीरदास ने खुद नहीं लिखा था, कबीरदास तो आपका मतलब ये कहा जाता है कि वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन कबीरदास के एक शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने संकलन किया कबीर क्या क्या कहते हैं, और कबीर की वाणी का जो संकलन हुआ उसी को कहा गया साखी सबद रमैनी। और कबीर ने चैलेंज किया है सबको। आप जब पढ़ लें, जब आपके पास समय हो, जब आप लगे आपको आप वो चीज़ें पा चुके हो जो आप चाहते थे, नौकरी वगैरह, तब आप कबीर को पढ़ना शुरू करना, कबीर के बारे में सुनना शुरू करना। अगर कबीर को आपने पढ़ लिया, कबीर को आपने सुन लिया, तो आप, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर के बहुत सारे मिथकों से आप दूर हो जाएंगे जो ज़बरदस्ती आपके दिमाग में डाल दिए गए। एनलाइटन हो जाओगे। एनलाइटन समझते हो, जैसे बोलते महात्मा बुद्ध एनलाइटन हो गए, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट होने का मतलब क्या होता है, आप एनलाइटन कब होते हैं, वो दुनिया का सबसे परम सुख क्या है, जब आप मस्ती में आ जाओगे, तो वो एनलाइटनमेंट का मतलब है आप बाधाओं को जब तोड़ देंगे, जब बंधनों को आप तोड़ देंगे। ऐसे बंधन जो आपके ऊपर इस वजह से जबरदस्ती थोप दिए गए कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जा सके, जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद में फिर व्यक्ति मुक्त होता है। उन्हीं बंधनों को तोड़ते हैं कबीरदास। गुरु नानक, इनकी पुस्तक का नाम है जप्पू जी। राणा सांगा के इनकी आपका समकालीन व्यक्ति थे। फिर आते इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत हरियाणा में है। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि निर्णायक रहा था। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बहुत महत्वपूर्ण। किस किस के बीच हुआ था, आईएल का मतलब क्या है, इब्राहिम लोदी। आईएल बोले तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इसमें कौन जीता था, बाबर जीता था, बाबर। और इसे दौलत खान लोदी ने बुलाया था बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए। किसने बुलाया था, दौलत खान लोदी ने। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मुझे बताएं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की, बाबर ने। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक भी कौन बन गया था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बात समझ में आई। यहीं तक हमारी आज की कक्षा थी, और उम्मीद करेंगे आप एक अच्छा रिवीजन करेंगे। जिन चीज़ों को मैंने महत्वपूर्ण बताया आप जरूर मार्क करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे।
इसी तरह आप मुझे थोड़ा थोड़ा समय देते रहें, और मैं जो सुबह सुबह समय निकालता हूँ, आप मान के चलिए मैं बहुत मतलब क्रिटिकल टाइम टेबल में हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं है। और लगभग पिछले 3 साढ़े 3 महीनों से, देखिए एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं एक चीज़ सोचता था हमेशा से, मैं ये कहता था कि लोग ये कहते थे कि भाई अच्छे लोग चुनाव में जाते हैं, अच्छे लोग अच्छे माइंडसेट के साथ में जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने अब से पहले भी चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको लोग हरा देते हैं। होता है ना ये? ऐसा क्यों होता है? अभी बिहार में केसी सिन्हा, आपने नाम सुना होगा, केसी सिन्हा। मैं ये कहता हूं कि लोग तो अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो जहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो उनकी अपनी मातृभूमि होती है, पहली बात तो वो वहां जन्मे, उस क्षेत्र से उनका कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। वो दुनिया में बड़े शहरों में गए, बड़े शहरों में 5 स्टार होटलों में उन्होंने खाना खाया, और उस जनता से वो कभी कनेक्ट नहीं रहे। वो जनता ये तो जानती है कि ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस जनता से उनका भावनात्मक जुड़ाव कोई नहीं है। ना उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कभी कुछ किया, ना लोगों के पास जाकर के बैठे, ना किसी के दुख में ना सुख में कभी शामिल हुए। इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स देश में चुनाव हारे हैं, क्योंकि उनका जहां से वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उस जनता को वो चुनाव के समय पे जाते हैं, टिकट हुआ, चुनाव के समय पे गए और बोले हमें वोट दे दो। कैसे ऐसे क्यों वोट कर देगा कोई? बेशक आप कितने भी अच्छे से ही, उसको पता आप आज तक नहीं आए, कल जीत जाओगे, फिर नहीं आओगे। अगर कोई व्यक्ति ये चुन ले कि भाई मुझे इस स्थानीय जगह से एक चुनाव लड़ना है, आप में से शायद कुछ लोग कल पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप ये सोचे कि यहाँ के लोगों से मेरा जुड़ाव होना चाहिए, यहाँ के लोगों की समस्याएं, मूल समस्याएं क्या है वो मैं जानूं, उसके समाधान आपके पास क्या होंगे, लोग आपको जानते होंगे। अब जैसे मैं बोलूँ, मुझे हर घर जानता है, घर घर जानता हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ, हर गाँव में अपने 100-200 छात्र हैं, प्रत्येक विधानसभा पे अपने 40,000 से 60,000 के बीच संख्या में छात्र हैं। कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, वो किया ना हमने ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, ग्रुप बी एग्जाम्स के लिए हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। जैसे यूपीएससी पढ़ाते थे बहुत सारे टीचर्स, कौन करता है यूपीएससी की तैयारी? आपके गांव में आप देखना कितने बच्चे करते होंगे यूपीएससी की तैयारी, एक या दो? तो यूपीएससी टीचर्स को वोट भी कितना मिलेगा, एक या दो? उनकी फैमिली का मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये एक विफलता के कारण रहते हैं। वो सब चीजें अपने पक्ष में थी, सब अच्छे से है, तो लोगों के साथ जब मैं मिल रहा हूँ तो आप हकीकत मानना, हालांकि बचपन वहीं बीता, लगातार जाते रहे, और अभी हकीकत बताऊं तुम्हें तो हकीकत ये है कि मतलब ऐसे भी हो जाता है कि खाने का पता ही नहीं है कब खाया। लोगों से ऐसे मिल रहे दिन रात। तो ये सुबह के समय जो टाइम निकाला, आप सबका प्यार भी है ना, आपके प्यार की वजह से ही है। और मैं ये कहता था हमेशा कि भाई मैं चाहता तो ये जो जीएस, हिंदी एंड ऑल जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे, कभी कंप्यूटर पढ़ाया, इन सब्जेक्ट्स के हम आपका स्पेशल कोर्स सेल कर सकते थे, लेकिन मैं कभी नहीं लेके आया, कभी नहीं। एक चिंता थी कि एक बच्चे के लिए अगर 200-400 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये वो खर्च करेगा कंबाइंड कोर्स के लिए, वो एक बड़ी चीज़ होगी। हम अपना इंडिविजुअल कोई नहीं लेके आए। आप देश में देखना, जिन टीचर्स के बड़े नाम रहे हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसका कोई इंडिविजुअल खुद के नाम पर कोर्स ना हो, खुद के नाम पर। आप देखेंगे तो हम मिलेंगे आपको ऐसे, आप बाद में गर्व करोगे इस बात पर, आज नहीं कल आप ये कहोगे हाँ भैया हमारे भैया थे, कर सकते थे इंडिविजुअल कोर्स लाके, वो भी करोड़ों अलग से कमा सकते थे, लेकिन नहीं कहे। ठीक है, तो बॉस मिलते हैं, आप भी इस तरह से पढ़ते रहिए, और एक दिन सेलेक्ट होकर दिखाना है, उसी कामयाबी के लिए हम सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जिस दिन आप कामयाब होंगे, मुझे वो खुशी होगी जो एक सगे बहन के कामयाब होने पर होती है, एक सगे भाई के कामयाब होने पर होती है। आप जब आकर के मिलेंगे तो वही ऊर्जा का संचार होगा। और आप ये समझना कि जब आपके माता पिता आपके सिलेक्शन से मुस्कुराएंगे, तो आप ये समझना कि वो मेरे माता पिता और वो मुस्कुरा रहे हैं। उतनी खुशी मुझे होगी जब मेरी बहन कोई मुस्कुराएगी आप में से, तो मुझे लगेगा कि मेरी सगी बहन, छोटी बहन का सिलेक्शन हुआ है, उसको कामयाबी मिली है। जब मेरे भाई का सिलेक्शन होगा तो मुझे लगेगा मेरा भाई कामयाब हुआ। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।